Can start. So very good afternoon, good evening to all of you. So today we are going to discuss about the last topic of this chapter, that is quantum numbers, or you can say quantum model of atom. अब ये क्वांटम मॉडल ऑफ एटम कैसे आया, क्या जरूरत पड़ी थी, उसके लिए हमने पहले पढ़े थे बोर अंकल का मॉडल पढ़ा था, उससे पहले रदरफोर्ड थे, उससे पहले हमारे पास और कई सारे साइंटिस्ट आए थे, थॉमसन वगैरह। इन सब ने जो मॉडल दिया था वो मॉडल था 2D मॉडल और वन डायमेंशनल मॉडल था। बेसिकली नॉट 2D भी नहीं बोलेंगे उसको, वन डायमेंशनल मॉडल था वो। एक हमने बोर के अंदर जब हम इसका रदरफोर्ड के हम लोग ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक ड्रॉबैक हमने ये भी पढ़ा था कि इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो मॉडल एटम का जो 3D स्ट्रक्चर होता है, एटम 3D है या नहीं है, उसके बारे में वो चीजें नहीं बता पाया था कौन, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड एटम था, रदरफोर्ड ने जो एटम दिया, जो बोर ने जो चीजें दी थी, वो चीजें थी आपका एक तरीके से कह सकते हो प्लेनर था। प्लेनर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर था, मॉडल ऑफ एटम था, एंड इट एग्जिस्ट इन 1D, सो इट डज नॉट वर्क, जिसने की ज्यादा काम नहीं कर पाया। पर जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई, साइंस हमारी आगे बढ़ती गई, तो इन्होंने साइंटिस्ट ने धीरे धीरे मॉडल को माना कि वो 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर का मतलब है कि मॉडल एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। यानी ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं हमारे, जो पहले बोला गया था प्लेनेटरी मोशन होता है। प्लेनेटरी मोशन का मतलब होता है कि भाई ये जैसे प्लेनेट एक सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये होता है, बिल्कुल ठीक बात है। बट ये जो मूवमेंट है दैट इज इन अ 3D, थ्री डायरेक्शनल स्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक डायमेंशन के अंदर नहीं होती। पहले कंसिडर किया गया था, आप में से किसी ने पूछा भी था कि सर ये जो पाथ होते हैं क्या ये सर्कुलर होते हैं, बट इलेप्टिकल होते हैं। उस टाइम पे कंसिडर करा गया था कि सर्कुलर पाथ होते हैं, बट बाद में पता लगा नहीं, दिस पाथ, दिस ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेप्टिकल इन नेचर। तो धीरे धीरे डिस्कवरीज होती गई, डेवलपमेंट होती गई। सो विद द डेवलपमेंट यू कैन से दैट साइंटिस्ट प्रपोज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डायग्राम। सबसे पहले आया साइंटिस्ट ने प्रपोज करा एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डायग्राम। अभी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डायग्राम क्या था, इसके बारे में सुनो एक बार आप लोग। मान के चलो इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डायग्राम में इन्होंने बताया, इन्होंने देखा कि भाई ये है मेरे पास सेंटर ऑफ एटम न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर कुछ गैप के बाद इलेक्ट्रॉन है। ये इस तरीके से कुछ कुछ गैप के बाद इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर देखा कि थोड़ा सा गैप आया, फिर इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस तरीके से इन्होंने एक डायग्राम प्रपोज करा, और ये डायग्राम इन लोगों को मिला, साइंटिस्टों को। इन्होंने कुछ अपनी जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी इनके हिसाब से इन्होंने फाइंड आउट करा। इन्होंने कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डायग्राम के बारे में इन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी। तो इस डायग्राम में उन्हें कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मिले, और इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की खासियत ये थी कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, नियर सेंटर ऑफ एटम, electrons are more, and as the distance from center increases, electron cloud fades। जैसे जैसे ये सेंटर से दूर जाते जाते इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता, धीरे धीरे फेड होता रहता। तो ये इस तरीके से उन्होंने कुछ जो है एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डायग्राम बनाया। अब ये डायग्राम बनाया कैसे, कोई सपने में तो कोई आए नहीं भगवान जी इनकी कि भाई हाँ जी आज आ गया हूं मैं और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना दो। इन्होंने क्या करा, कई सारे फोटोग्राफ्स क्लिक करे इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल, एटम के फोटोग्राफ्स क्लिक करे गए। फोटोग्राफ कैसे क्लिक करे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। उन्होंने कई स्टिल्स उनके लिए, एटम के लिए, और उन एटम के स्टिल्स में उनको इस तरीके की जो है चीजें, फोटोग्राफ को जब उन्होंने कंबाइन करा तो उन्हें कुछ इस तरीके का एक डायग्राम सा मिला,
जिसको उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम। ठीक है, तो इसके हिसाब से उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं संभावना, कि हाँ सर हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि मैं कल आऊं क्लास में, जैसे आप लोग डे टू लाइफ में बोलते हो, हाँ सर प्रोबेबिलिटी है कि मुझे कुछ समझ में आ रहा हो, पता नहीं सर प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को ना भी समझ में आए। तो आप लोग जो प्रोबेबिलिटी की बातें करते रहते हो, तो ये प्रोबेबिलिटी भी इन्होंने यहाँ पे लगाई। तो उन्होंने देखा द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर द दिस न्यूक्लियस पार्ट, नियर द न्यूक्लियस पार्ट ऑफ द एटम। वो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस पार्ट के आसपास प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। एंड एज यू गो फार फ्रॉम द न्यूक्लियस दिस प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस। बट ऐसा नहीं है कि वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, हो सकता है कहीं इलेक्ट्रॉन मिल सकता है इंफिनिटी पे भी। So, but as you go far from the atom, electron probability finding the probability of finding electron is very very less, and the near the atom it is maximum. तो ये चीजें जब चीजें आई, इन सबको बोलते हैं हम लोग क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। सो एज पर क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, एज पर क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, size of size of atom is infinity. So as per quantum model of atom, size of atom is infinity. Why? अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, भाई ऐसा क्यों है? Because probability of finding electron is, or you can say probability of finding electron can be there at infinity. हम लोग infinity पे भी हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है. So that's why as per the quantum model, the size of atom is infinity. क्लियर हो गई बात यहाँ पे? कोई डाउट किसी को? और इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए और इस प्रोबेबिलिटी को इन्होंने बताने के लिए उन्होंने एक टर्म दिया, साई स्केयर। इस साई स्केयर, इस वर्ड को या फिर इस सिंबल का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज साई स्केयर। सर न्यूक्लियस के पास खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है क्या? नहीं बेटा, खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? हमारा प्रोटॉन होता है। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस आपस में मिलते हैं, तब उसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, क्लास 10th में आपको फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने कूलम्ब्स लॉ, याद आया? F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, सेम ऐसे ही कूलम्ब्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। So that is between the two charge particle. So in nucleus we have proton, that is positive charge particle, और हमारे आसपास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन is of negative charge. So positive and negative charges try to attract each other. तो जैसे जैसे दूर जाता जाएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे। तो इसके अंदर अब एक जे वाले वर्ड को इसको याद रखना, साई स्क्वायर। साई स्क्वायर का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, एंड दिस मींस, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? साई स्क्वायर है। अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए, वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर इज मैक्सिमम एट ऑप्शन ए नियर न्यूक्लियस, बी एट इंफिनिटी, सी कांट बी डिफाइंड, डी नन। तो जरा इसका आंसर बताओ। वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर विल बी मैक्सिमम एट, भानु जी जरा आंसर देना चाह रहे हैं क्या इसका? वेरी गुड। व्हाट अबाउट ऑल ऑफ यू? ईशा, भूमिका, अक्षत, आप लोग क्या आंसर देना चाहेंगे इसको? जल्दी से बताइए चैट में, जल्दी से बताइए। देखो, नहीं बताना चाहोगे? ठीक है भैया, मत बताओ, कोई बात नहीं।
द वैल्यू ऑफ साइज स्क्वायर इज मैक्सिमम नियर न्यूक्लियस। अक्षत ने बता दिया ए, वेरी गुड। क्योंकि न्यूक्लियस के पास इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इसका मतलब है कि साइज स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होती है, दैट इज अराउंड 90%। एंड ये प्रोबेबिलिटी अराउंड 90% के आसपास होती है। कुछ बुक्स में आपको 90 टू 95% बोला जाएगा, बट इसको आप 90-95% आप लोग मान सकते हैं। सो अराउंड द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, उस चीज का और उस जगह का नाम होता है ऑर्बिटल। उसे बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल। सो ऑर्बिटल इज द एरिया around the nucleus, around the nucleus where probability of finding electron is high, that is around 90%। अब जिस एरिया में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आपका 90% के आसपास होगा, उस चीज को बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल। याद रखना, ऑर्बिटल बोलते हैं इसको। ये बात समझ में आ गई सबको? ऑर्बिट नहीं बोल रहा मैं, ऑर्बिटल बोल रहा हूं उस बात को। एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज अराउंड 90% हाई, मैक्सिमम उसे बोलते हैं ऑर्बिटल। और इसके अलावा आप यहाँ पे ये कुछ गैप्स देख रहे हो, जैसे ये वाला गैप देखा आपने, या ये यहाँ पे एक गैप आ गया, इसे बोलते हैं नोड। और इसे क्या बोल दिया हमने? ऑर्बिटल। अब नोड क्या हो गई? अब नोड में क्या है? नो इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और यू कैन से एरिया वेयर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन और probability of finding electron is 0। और साइज स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? मिनिमम कह लो या आप कह लो इसको मतलब है 0। तो उस एरिया को बोलते हैं हम लोग नोड। ये दो चीजें आप लोग याद रखना, दो डेफिनेशन आपके पास। पहली डेफिनेशन ऑर्बिटल एंड द सेकंड डेफिनेशन इज ऑफ नोड। So orbital area around the nucleus where the probability of finding electron is high, that is around 90%। और node क्या होता है? It is the area where probability of finding electron is 0, that is size square is minimum 0 होता है। Is that clear? इसमें किसी को डाउट है यहाँ पे बताओ फटाफट। किसी को डाउट है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगर कोई डाउट नहीं है तो ओके। तो ये दो डेफिनेशन आपके क्लास में लेवल पे इंपॉर्टेंट हैं। और अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आपका इस टाइप में बन सकता है। वैल्यू ऑफ साइज स्क्वायर इज मैक्सिमम एट, ओके, इट कैन बी वैल्यू ऑफ साइज स्क्वायर इज मिनिमम एट, तो उसमें आ जाएगा नोड्स। तो वैल्यू ऑफ साइज स्क्वायर इज मिनिमम और मिनिमम एट नोड्स। Okay. Now, if the value of psi square is around 90 to 95%, then we call that area as orbital। 90 to 95% आप कह सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास में एमसीक्यूज आपने इसमें बन जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? हमने पढ़ लिया साइ स्क्वायर। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइ स्क्वायर, व्हाट इज द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ साइ स्क्वायर। तो इन सब चीजों के बारे में आपके पास क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखना। ठीक है जी। अब इसके बाद में असली आता है, शुरू होता है कि क्वांटम नंबर थे क्या, क्या जरूरत पड़ी इन क्वांटम नंबर की, क्या होता है क्वांटम नंबर को। अब हमने मान के चलो कि भाई, इससे पहले एक चीज और बताता हूँ आपको मैं। इसमें तो जगह ही नहीं बची अभी, चलो मैं इसी में बताता हूँ। एक सेकंड।
एक मिनट रुकिए, एक इसमें स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा काम। ओके जी, अब पढ़ते हैं क्वांटम नंबर क्या होता है। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? क्वांटम नंबर एक, यू कैन से, सेट ऑफ 4 numbers that describes address of electron। ठीक है, उससे पहले एक बार देखो कि मॉडल एटम का है कैसा। ये समझो 3D मॉडल, 3D मॉडल को जो प्रपोज करा इन्होंने बताया क्या भाई 3D मॉडल के अंदर है क्या। ये है मेरे पास सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द एटम न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, उसके चारों तरफ ये जो ऑर्बिट्स थे, इस ऑर्बिट को हमने बोल दिया शेल। शेल डिवाइड होती हैं सब शेल में, सब शेल के अंदर, और सब शेल डिवाइड होता है ऑर्बिटल में, एंड सब शेल इज डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। ठीक है, शेल की वैल्यू के, एल, एम, एन, इस तरीके से सब शेल एस, पी, डी, एफ, और ऑर्बिटल पी एक्स, पी वाई, पी जेड, टी एक्स वाई, ऐसे कैसे करके कई सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये है, आप इसको मान के चलो कि जैसे कि मान लो आपके स्कूल में एक फ्लोर है। ठीक है, वो फ्लोर है पूरा का पूरा शेल। ठीक, अब शेल के अंदर एक फ्लोर पे कई सारे कमरे होते हैं, रूम्स होते हैं। ये हो गया आपके पास में स्कूल फ्लोर। शेल हो गया आपका एक तरीके से रूम। भाई एक स्कूल के फ्लोर पे कई सारे रूम होंगे, और रूम के अंदर कौन होता है? डेस्क बेंच लगे होते हैं, बेंचेस हम लोग बोल सकते हैं। तो बेंचेस पे क्या है? स्टूडेंट्स मिलते हैं। सो ऑर्बिटल एक वो जगह है जहां पे टू फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं भाई स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होगी? भाई क्लासरूम के अंदर डेस्क बेंच पे बैठे हुए होंगे। भानु जैसे अच्छे बच्चे होंगे तो वो बेंच पे बैठे हुए होंगे, अक्षत है, भूमिका है, तो ये सब कैसे कहाँ बैठे होंगे? ये सब जो है डेस्क पे ऊपर बैठे होंगे, बेंचों के ऊपर, डेस्कों के ऊपर। ठीक है, तो कई सारे बच्चे सब सब तरीके से बैठ सकते हैं, बट डेस्क और बेंच के ऊपर ही हमेशा से बच्चे बैठे होते हैं। हाँ जी, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे नालायक जो क्लास के बाहर भी मिल सकते हैं आपको। ठीक, तो उनके बारे में हम लोग अब ज्यादा बात नहीं करते। अक्षत घर पे सो रहा होगा। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी घर में मिलने की ज्यादा होती है, तो अब उनके बारे में बात नहीं करते हम लोग। अभी हम लोग बात करते हैं कि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कौन सी है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारी बेंचेस में मिलने की है। तो सेम उसी तरीके से एटम के अंदर होता है शेल, शेल के होते हैं सब शेल, सब शेल के अंदर होता है हमारे पास ऑर्बिटल। यहाँ तक क्लियर है सबको बात? इसमें कोई दुख दर्द कोई डाउट है तो बताइए, जल्दी बोलिए। यहाँ तक ये शेल सब शेल ऑर्बिटल समझ में आ गई बात? इसमें कोई डाउट है? भूमिका, ईशा, इज दैट क्लियर? ठीक है जी, चलो अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर के बारे में। अब स्टार्ट कर देते हैं क्वांटम नंबर फटाफट। सो क्वांटम नंबर क्या है? द सेट ऑफ 4 इंटीजर्स required to define completely in an atom are called quantum number। अब इतनी खतरनाक डेफिनेशन से याद करने का अच्छा है, सबसे बढ़िया ये याद रखो भाई क्वांटम नंबर एक 4 सेट ऑफ नंबर्स होता है जो कि काम आता है हमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को पता करने में। हमें ये पता करने में कि भाई इलेक्ट्रॉन है तो है कहाँ पे, उसके बारे में पता करने के लिए जो चीज यूज होती है उसे बोलते हैं क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर बेसिकली आए कहाँ से?
इनमें से जो पहले 3 क्वांटम नंबर हैं वो एक साइंटिस्ट होता है श्रोडिंगर। ये साइंटिस्ट बड़े खतरनाक आइटम थे, इन्होंने बड़ी खतरनाक सी स्टडीज करी रिगार्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स से। क्वांटम मैकेनिक्स का इनको फादर भी बोला जाता है, और ये बहुत सारी इन्होंने काफी सारी स्टडीज करी श्रोडिंगर की, और इन्होंने कई सारी इक्वेशंस दी। इन इक्वेशंस को हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग बीटेक वगैरह करते हो तो फिजिक्स के अंदर आप इन इक्वेशंस को पढ़ोगे, या फिजिक्स में अगर बीएससी और एमएससी कुछ भी करोगे तो आपकी फिजिक्स का जो आएगा उसके अंदर श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस पढ़ोगे ही पढ़ोगे। क्वांटम मैकेनिक्स इज अ पार्ट ऑफ योर फिजिक्स करिकुलम। आप 12th के बाद कभी भी फिजिक्स पढ़ो तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे पढ़ोगे और उस क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को पढ़ोगे। इसके अंदर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, दुनिया भर की इक्वेशंस आती हैं, और बड़े खतरनाक गंदे गंदे इनके प्रूफ आते हैं। और उन्हीं वेव इक्वेशंस का कुछ सॉल्यूशंस निकलते हैं। जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा ना, आप जब इक्वेशन को सॉल्व करते हो ट्रिवियल मैनी सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इस तरीके से आप लोग कुछ कैलकुलेट करते हो मैथमेटिक्स में। सेम ऐसे ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन आए उन सॉल्यूशन को बोला गया क्वांटम नंबर, और उन क्वांटम नंबर्स की मदद से with the help of these quantum numbers they are used to describe the location of electron. So quantum numbers are used to locate electron, or you can say they tell us about the address of electron. तो पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल, देन एजीमुथल। एजीमुथल को हम सब्सिडरी भी बोल देते हैं। इसको हम जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। ये कैपिटल एल गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको एल से, इसको एम या एम एल से कर देते हैं, और आजकल इसको एम एस से डिनोट कर देते हैं, या सिंपली एस से भी डिनोट किया जाता है। तो प्रिंसिपल है, एजीमुथल है, मैग्नेटिक है, एंड देन स्पिन क्वांटम नंबर। अब चलिए फटाफट इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन। स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है वैल्यू। तो परमिसिबल वैल्यू ऑफ एन कैन बी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। एक से लेकर इंफिनिटी तक एन की वैल्यू हो सकती है। और दिस एन टेल्स अस अबाउट द शेल नंबर। किसी भी एटम के अंदर शेल नंबर को बताने वाला, एनर्जी लेवल को बताने वाला, ऑर्बिट नंबर को बताने वाला, ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिटल नहीं बोल रहा हूं, ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताने वाला जो क्वांटम नंबर यूज होता है उसे बोल देते हैं हम लोग क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। ठीक है। दूसरी बात, आपको याद है हमने एक फॉर्मूला किया था बोर्स, उसमें बोर्स मॉडल के अंदर ई एन इज इक्वल टू -1312 इंटू जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर। अगर याद है तो इसके अंदर ये एन क्या था, नंबर ऑफ शेल इन विच इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। तो ये जो एन है ये यही बताता है एनर्जी। सो एनर्जी स्टेट, so energy is also, you can say, the this principal quantum numbers tells us about the energy of electron। ठीक है। फटाफट जरा इसको रीड करो, मैं एक बार पानी पी लो। हाँ जी। थर्ड पॉइंट देखिए, the energy states corresponding to different principal quantum number are denoted by letter k, l, m, n। अब n is equal to 1, ये न्यूक्लियस है, पहली शेल, दूसरी, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो k, l, m, n, o 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है। अब अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बहुत पास है। अगर n की वैल्यू 10 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी फार फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस आल्सो अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है उसके बारे में भी बताता है। फिफ्थ पॉइंट, इट आल्सो डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ ये जो फिफ्थ पॉइंट है इसको हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे इसी चैप्टर में बताऊंगा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है। एक हमारे पास रूल होता है बोर बरी रूल, एन प्लस एल वैल्यू बोलते हैं इसको। ठीक है। बोर बरी, बहुत बुरे नहीं, बोर बरी रूल। तो उस बोर बरी रूल के बारे में हम लोग आगे आके पढ़ेंगे कि क्या होता है। सो इन जनरल, हायर वैल्यू ऑफ एन मीन्स हायर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये क्या होता है इसको बाद में आगे पढ़ेंगे, अभी इसको रुक जाइए।
अब आ जाओ 6th पॉइंट. It gives an idea of total number of orbitals and electrons which may present in a shell that equals to n square and 2n square. अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में अगर जानना है तो फॉर्मूला हमारे पास आता है n स्क्वायर. इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, बता रहा हूँ, याद कर लेना. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में जानना है तो n स्क्वायर की बात करी जाएगी. एंड अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना है तो 2n स्क्वायर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n स्क्वायर. सपोज करो मैं कहता हूँ इफ n इज इक्वल टू 3 और मुझे पता करना है कि मेरे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे n इज इक्वल टू 3 में. तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18. तो उसके अंदर हमारे पास होंगे 18 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? कोई डाउट इसके अंदर किसी को? तो थर्ड शेल में हो गए 18. n इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे पास 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2. n इज इक्वल टू 2 कितना हुआ? हाँ ईशा, कुछ पूछना बेटा? मैं मजे कर रही है फालतू में. n इज इक्वल टू 2 है तो 2 स्क्वायर यानी 2 इंटू 4 8. 3 में कितने हो गए 18. याद है पिछले साल हमने पढ़ा था 2 8 18. तो ये यहीं से ही आया ये रूल 2n स्क्वायर वाला. आपको अगर याद हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यही रूल था. ठीक है जी. इसके बाद आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब होता है स्मॉल एल. ठीक है, इसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से. इसकी वैल्यू वेरी करती है 0 टू n माइनस 1. जो भी क्वांटम नंबर होगा, सपोज करो n इज इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू क्या जाएगी 0 टू 2 माइनस 1 दैट इज 1. तो l की वैल्यू यहाँ पे हो गई 0 और 1. अगर मान लियो n इज इक्वल टू 3 है तो इसकी 0 2 2 0 1 2 ये 3 वैल्यू होंगी. सपोज करो n इज इक्वल टू 10 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 टू 9 दैट इज 0 1 2 4 5 6 7 8 9. इस तरीके से इसकी वैल्यू आएंगी. ये बात क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले वाला 0 टू n माइनस 1 तक रहता है. सेकंड पॉइंट कहता है इट गिव्स द नेम ऑफ सबशेल. अब एल से एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है सबशेल कितनी प्रेजेंट है. इट टेल्स यू अबाउट द सबशेल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये बताता है आपको नेम ऑफ सबशेल और सबशेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में. एक ही बात है. इट गिव्स द नेम ऑफ सबशेल एसोसिएटेड विद द एनर्जी लेवल. जैसे कि अब देखो, सपोज करो एल की वैल्यू 0 आती है. अब जैसे मान लो मैंने बात करी 0. अब एक मैं इसको क्लियर कर देता हूं. मैंने बात करा n इज इक्वल टू 1. एल की वैल्यू कितनी होगी n माइनस 1 0 हो गई. तो l इज इक्वल टू 0 है. अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n इज इक्वल टू 1. n की वैल्यू l की वैल्यू होगी 0. नोटेशन क्या होगी इस पे s शार्प. यहाँ पे देखो, यहाँ बताता हूँ मैं. सपोज करो n है. अब यहाँ बताता हूँ मैं शेल. यहाँ पे l की वैल्यू और अब आ जाओ सब शेल कौन कौन से होंगे. सपोज करो n इज इक्वल टू 1. सब शेल कितने हैं उस पे के शेल की बात कर रहा गया. l की वैल्यू क्या थी n माइनस 1 तो हो गया 0. सब शेल होएगा s. अब 2 यानी l. n माइनस 1 0 और 1 शेल 2s 2p n वैल्यू 3 klm. l value can be 1 2 1 0 1 2. So it will be 3s 3p 3d. समझ में आ रही है वाली बात सबको? इज दैट क्लियर? सो s की l वैल्यू होती है 0. p इज इक्वल टू 1. d इज इक्वल टू s p d f इज इक्वल टू 3. g इज इक्वल टू 4. तो l वैल्यू इन सब सबशेल्स की याद रखना आप लोग. कोई डाउट इसके अंदर?
ठीक है। अब एस का मतलब होता है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। एस का मतलब होता है शार्प, पी का मतलब है प्रिंसिपल, डी का मतलब है डिफ्यूज और एफ का मतलब है फंडामेंटल। इनकी शेप्स होती हैं स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल, कॉम्प्लेक्स। इन शेप्स के बारे में हम लोग कल पढ़ाई करेंगे कि किस तरीके से इनकी शेप्स होती हैं सबशेल्स की। ठीक है, इसको अभी नहीं करते, अभी हमारे पास टाइम इतना नहीं रहा है कि हमें इनकी शेप्स ऑफ सबशेल, एक थोड़ा सा अलग हटके टॉपिक हो जाता है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ते हैं। अब देखो बाकी का क्या कहता है। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल अलोंग विथ एन। अब अलोंग विथ एन, एन प्लस एल बताया था, इसमें जो एल है वो है हमारे पास में एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगेन बोर बरी रूल के बारे में बात करी गई है। इसको बस अभी इतना याद रखो कि ये रूल होता है। रूल क्या होता है, कहाँ पर यूज होता है, इसको हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। तो एनर्जी ऑफ सबशेल इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे कम एनर्जी की होती है एस सबशेल, देन पी उससे ज्यादा, फिर डी उससे ज्यादा, एफ सबसे ज्यादा एनर्जी की शेल होती है, एफ जी, उसके बाद जी आता है, फिर एच आती है, अलग अलग आती रहती है। हमें याद रखना है जो एस सबशेल है दैट इज ऑफ द लोएस्ट एनर्जी। नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हमें बता करने हैं, हमें एल वैल्यू पता है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा मेरे पास 2l plus 1. So 2l plus 1 is the total number of orbitals, and this multiplied by 2 will become the total number of electrons in a shell. It is 2 into 2l plus 1. तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है आपके पास टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ orbitals in a subshell, 2l plus 1, and if you just multiply by this into 2, you will find the number of electron. एक बात याद रखो, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। So in a one orbital, maximum 2 electron can be, you can say, accommodated. उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है ये बात। सो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई वी यूज एजीमुथल क्वांटम नंबर, सो एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ सबशेल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलेटिव एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये दो चीजें हम लोग काम कौन करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। देन इसके बाद आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम लोग कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम से लिख देते हैं कई बार, और कुछ बुक्स में आपको इसको एम एल के नाम से भी मिलेगा। दोनों ही चीजें ठीक है। द वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स अपॉन एल। नाउ ये जो एम की वैल्यू है वो एल पर डिपेंड करती है, एंड इट वेरीज फ्रॉम माइनस एल टू जीरो, सॉरी इट वेरीज फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल। नाउ एल वैल्यू चेंजेस फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल। ये बात याद रखना, क्लियर है बात, इसमें कोई डाउट है कोई भी। और ये बताता क्या है, इट टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन स्पेस। Magnetic quantum number tells us about the orientation and number of orbitals, or you can say different orbitals in a space. ये उनकी ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि कौन कहाँ पे कैसे ओरिएंटेड है। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये वाली बात, इसमें कोई डाउट है किसी को, जल्दी बोलो फटाफट। तो m वैल्यू रेंजेस फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल। सपोज करो मैंने बोला n इज इक्वल टू, ओके जी, सपोज करो मैंने बोला n इज इक्वल टू 2। अब n इज इक्वल टू 2 है, l की वैल्यू क्या होगी, l विल बी इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, दैट इज 0 and 1। ठीक है, अब इसके अंदर m l की वैल्यू होगी मेरे पास माइनस एल टू प्लस एल। अगर 0 है तो एक 0 हो गई, दूसरी क्या होगी माइनस 1 2 प्लस 1 माइनस 1 0 एंड देन प्लस 1। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 1 2 3 4। तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ second subshell. In second subshell, there are around 4 orbitals present. तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में इस तरीके से बताता है। बाकी इसके बारे में और हम लोग आगे पढ़ते हैं, अभी इसको फिलहाल आप इतना याद रखना। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है, क्लियर सबको। जैसे कि मान लो एल की वैल्यू 0 थी तो एम की वैल्यू 0 आई, एल इज इक्वल टू 1 प्लस 1 0 माइनस 1 आया, 3 हो गए। यहाँ पे पॉसिबल ओरिएंटेशन एक ही ओरिएंटेशन है, इसमें 3 हो गई, 2 है तो 1 2 3 4 5 है, 3 है तो यहाँ पे 7 ओरिएंटेशन हो गई। इनका नाम होता है पी एक्स पी वाई पी जेड, 5 वाले में डी एक्स स्क्वायर जेड के, इस तरीके से इनका नाम है डिफरेंट डिफरेंट, और ये नाम अभी आपके सिलेबस में है नहीं एफ ऑर्बिटल के। ठीक है,
अब ये बताओ, अभी तुम, हाँ, इसके बाद नेक्स्ट ज्वाइन करना है तुम्हें, नहीं करना है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। अच्छा ठीक है, चलो अभी हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक ही पढ़ते हैं। कल हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में और पढ़ेंगे। देन स्पिन क्वांटम नंबर, उसके बाद में हम लोग कल नहीं, जब कल फ्राइडे छुट्टी, सैटरडे को पढ़ेंगे। सैटरडे का मैं टाइम बताता हूँ आप लोगों को, मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है, सैटरडे या फिर संडे को करते हैं हम ये काम। चलिए फिर, ओके जी, टेक केयर, बाय बाय।